वेलकम साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथियों, व्यावसायिक नियमन की रूपरेखा बीकॉम फर्स्ट ईयर के सिलेबस में शामिल है। साथ ही यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम की फ्यूचर में तैयारी करने जा रहे हैं तो उसके एग्ज़ाम के सिलेबस में भी आपको इसके कुछ टॉपिक आपको पढ़ने मिलेंगे। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है वैध अनुबंध के आवश्यक तत्व, आवश्यक लक्षण। तो आइए इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। अधिनियम की धारा 10 के अनुसार अधिनियम अनुबंध, भारतीय अनुबंध अधिनियम या भारतीय संविदा अधिनियम, उसकी धारा 10 के अनुसार सभी ठहराव अनुबंध है यदि वे उन पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से किए जाते हैं जिनमें अनुबंध करने की क्षमता है, जो विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए तथा विधिपूर्ण उद्देश्य से किए जाते हैं और जो इस अधिनियम के द्वारा व्यर्थ घोषित नहीं किए गए हैं। इसके अतिरिक्त यदि भारत में प्रचलित किसी विशेष राजनियम द्वारा अनिवार्य हो तो ठहराव का लिखित साक्ष्यों द्वारा प्रमाणित और रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। तो दोनों पक्षकार या पक्षकार अधिक हैं तो उनकी स्वतंत्र सहमति से उनमें जो अनुबंध करने की क्षमता है, विधिपूर्ण प्रतिफल और विधिपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए, अधिनियम इसको व्यर्थ घोषित ना किया हो और ठहराव जो है, एग्रीमेंट है, उसका लिखित साक्षी द्वारा प्रमाणित और रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। ये अधिनियम की धारा 10 आप याद कर लेंगे। साथ ही इसके कुछ शब्दावली हो सकता है आपको जटिल लगेंगे क्योंकि यह लॉ का विषय है, अधिनियम है, पर धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी और आदत आपको बनानी ही होगी क्योंकि हमारे सिलेबस में शामिल है। इसके बाद हम देखते हैं वैध अनुबंध के आवश्यक तत्व और लक्षण क्या है। पहला है ठहराव, प्रस्ताव एवं स्वीकृति। एक वैध अनुबंध के लिए ठहराव का होना आवश्यक है। ठहराव जो है, करार जो है, एग्रीमेंट है, उससे तात्पर्य एक पक्षकार द्वारा प्रस्ताव किया जाए और दूसरे पक्षकार द्वारा उसे स्वीकार किया जाए। मूवी वगैरह में, फिल्मों में देखते हैं, हीरो हीरोइन से कोई प्रपोज करता है तो इसको आप यहाँ समझ सकते हैं कि प्रस्ताव कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद हीरोइन के ऊपर रहता, डिपेंड करता है कि उसको एक्सेप्ट करे या ना करे। तो करना और ना करना ये दोनों स्वीकृति पर है। तो प्रस्ताव और स्वीकृति को ऐसे आप रिलेट करके देख सकते हैं। ठहराव में वैध प्रस्ताव और वैध स्वीकृति का होना अत्यंत आवश्यक है। जो एग्रीमेंट हम कर रहे हैं वो इलीगल ना हो, लीगल रूप में होना आवश्यक है। केवल प्रस्ताव और बिना प्रस्ताव के स्वीकृति ठहराव का रूप धारण, केवल प्रस्ताव कर दिया लेकिन उस पर स्वीकृति नहीं है तो ये हमारे लिए एग्रीमेंट जो है इसका रूप धारण नहीं कर सकता। अगला पॉइंट है पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता, अनुबंध करने की क्षमता का होना। एक वैध जो अनुबंध है, वैध जो हम कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, उसके लिए आवश्यक है कि ऐसे पक्षकारों के मध्य हो जो अनुबंध करने के योग्य हो। अनुबंध करने की योग्य कौन रहेंगे? तो अनुबंध अधिनियम की धारा 11 के अनुसार, धारा 11 10 में पिछले पेज में हमने चर्चा किया और धारा 11 में क्या उल्लेख है? प्रत्येक व्यक्ति अनुबंध करने की, कॉन्ट्रैक्ट करने की योग्य है जो राजनियम के अनुसार, अधिनियम के अनुसार जिसके अधीन वह आता है, वयस्क है, स्वस्थ मस्तिष्क का है और किसी राजनियम के अनुसार अनुबंध करने की अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। फिर से, जो वयस्क है, दूसरा स्वस्थ मस्तिष्क का है और किसी राजनियम के अनुसार उसको अनुबंध करने के अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। अवयस्क या फिर अस्वस्थ मस्तिष्क व्यक्ति या राजनियम द्वारा अनुबंध करने के अयोग्य घोषित व्यक्ति का अनुबंध जो है वो, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम वैध नहीं मानेंगे, वो इलीगल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको देख लेंगे। पक्षकारों में स्वतंत्र सहमति होना, अगला पॉइंट है पक्षकारों में स्वतंत्र सहमति होना। अनुबंध की वैधता के लिए आवश्यक है कि पक्षकारों में स्वतंत्र सहमति हो। दो या दो से अधिक व्यक्तियों की सहमति उसी समय मानी जाती है जबकि वे एक बात पर एक ही भाव से सहमत हो। अर्थात एक पक्षकार किसी बात को जिस भाव से कह रहा है, दूसरा पक्षकार भी उस बात को उसी भाव से समझकर उस पर सहमत हो, तो इसको हम स्वतंत्र सहमति कहेंगे। इसमें जो है उत्पीड़न, डरा धमका के, अनुचित प्रभाव डाल के, कपट से, मिथ्या वर्णन से या भूल से ऐसा कोई सहमति न हो। इसके बारे में और
और हम आगे के वीडियो में डिटेल चर्चा करेंगे। इसके बाद है विधिपूर्ण प्रतिफल और उद्देश्य। जो हमारा प्रतिफल है और उद्देश्य है हमारा विधिपूर्ण होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। ठहराव स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित न हो। ठहराव जो है, एग्रीमेंट है, स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित न हो। पिछले वीडियो में हमने देखा है व्यर्थ अनुबंध क्या है, व्यर्थ अनुबंध के संबंध में चर्चा किया है। तो ठहराव एग्रीमेंट ऐसा होना चाहिए जो अनुबंध अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित न किया गया हो। कैसे, क्या क्या चीज़ हो सकती है, जैसे अवयस्क है, अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति हैं, ऐसे जो एग्रीमेंट करेंगे उनको हम व्यर्थ कहते हैं। उसके बाद वैध विवाह और वैध व्यवसाय में रुकावट डालने वाले जो ठहराव हैं, किसी का जो शादी है, किसी के बिजनेस में अगर रुकावट डालने वाला हम कोई एग्रीमेंट करते हैं, अनिश्चित अर्थ वाले जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, और बाजी का जो ठहराव है, असंभव जो कार्य जो हो ही नहीं सकता, ऐसे कोई एग्रीमेंट करते हैं तो उसको हम व्यर्थ घोषित करेंगे। उसके बाद है ठहराव का लिखित प्रमाणित व रजिस्टर्ड होना। एग्रीमेंट जो है, जो भी करेंगे उसका लिखित होना चाहिए, साक्षियों द्वारा प्रमाणित होना चाहिए और उसका रजिस्ट्रीकरण पंजीयन होना चाहिए। तो ये कुछ इसके अनिवार्य शर्तें हैं। इसको लक्षण बोल सकते हैं। वैध अनुबंध के आवश्यक तत्व हैं, वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण हैं। परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसे आप और अच्छे से तैयार कर लेंगे। साथियों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए यूजफुल और हेल्पफुल रहेगा। लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।